तुम्हारे बाप को ऐसी क्या पड़ी थी कि रातों रात 650 किलोमीटर का फासला तय करके सुबह सवेरे यहाँ पहुँच गया। मैंने एक सोफे पर बैठते हुए कहा। मेरी मुखातिब जाहिर है सीता ही थी। महाराज धर्मेश सिंह की हवेली में 2 अफराद का कत्ल कोई मामूली बात नहीं, सीता ने जवाब दिया। और फिर कैप्टन गोपाल सिंह उनका भतीजा था। उस फौजी ऑफिसर के कत्ल ने तो इंतजामिया को हिला कर रख दिया है। कल के अखबार में तो यही लिखा था कि पिताजी को जयपुर में इतला दे दी गई है और वो कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस दुर्घटना ने पिताजी को भी हिला कर रख दिया होगा और वो रात ही को वहां से चल पड़े। हमें तो उन्होंने घर से बेघर कर दिया ना। मैंने कहा, कितनी मीठी नींद सो रहा था मैं। मेरा ख्याल है अभी तो 7 भी नहीं बजे होंगे। 7:15। सीता ने दीवार पर आवेजा घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। और तुम्हें ये घर नहीं लग रहा? हर चीज मौजूद है यहाँ। अगर तुम चाहो तो किसी भी कमरे में जाकर सो सकते हो। अब अगर जाग गए हो तो दोबारा सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नींद तो तुम्हारे पिता का नाम सुनते ही उड़ गई थी। लेकिन क्या? सीता ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। शायद हमें भूखा रहना पड़ेगा, कम से कम इस वक्त तक, जब तक तुम्हारे पिता कहीं चले नहीं जाते। और इस वक्त तक अपने अकब में घंटी की आवाज़ सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर बम फटा हो। मैं अपनी जगह से कई फीट ऊपर उछल पड़ा। सीता और कल्पना भी वहशत ज़दा सी हो गई। मैं संभल कर पीछे मुड़ा तो मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। सोफे के साथ जरा पीछे एक छोटी तपाई पर टेलीफोन रखा हुआ था और उसकी घंटी बज रही थी। मैं उलझी हुई नज़रों से सीता की तरफ देखने लगा। ये मकान पता नहीं किसका था और फ़ोन कॉल भी न जाने किसके लिए। अभी तक तो हमें इस मकान में कोई ज़ीरो नज़र नहीं आया था। सीता ने इशारा किया तो मैंने फ़ोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। दूसरी तरफ से किसी के बोलने का मुंतज़िर था। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा और एक लम्हे बाद एक निस्वानी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। सीता, मैं दुर्गा बोल रही हूँ। ओ दुर्गा जी। मेरे मुँह से गहरा सांस निकल गया। महावीर जी, दुर्गा की आवाज़ सुनाई दी। अभी थोड़ी देर में राजीव नाम का एक आदमी मकान पर पहुंच जाएगा। वो तुम लोगों के नाश्ते खाने का बंदोबस्त कर देगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शुक्रिया दुर्गा जी। मैंने कहा, तुमने जिस तरह हमें हवेली से निकाला था, मैं तो यही समझा था कि हमें फाका ही करना पड़ेगा। जवाब में हंसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और फिर लाइन बेजान हो गई। मैंने रिसीवर रख दिया। राजीव गांधी हमारे लिए नाश्ता लेकर आ रहे हैं। मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? सीता ने मुझे घूरा। इसकी तो राख भी अब तक नेस्तो नाबूद हो चुकी होगी, पर शायद उसकी आत्मा तुमसे मिलने के लिए आने वाली हो। आत्मा हो या कोई जीता जागता इंसान। मैंने कहा, बहरहाल हमारे खाने पीने का बंदोबस्त हो गया है। अभी थोड़ी देर में। मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बाहर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उभरी तो मैं अपनी जगह से उठ गया। वो आ गया है। मैं बाहर आ गया। बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचकर कुंडा गिराने से पहले मैंने दरवाजे की झुर्री से झांक कर देखा। वो आदमी दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ा था और उसके सिर्फ कपड़े ही दिखाई दे रहे थे। उसी लम्हे दस्तक एक बार फिर उभरी और साथ ही एक भारी आवाज़ सुनाई दी। महावीर जी, दरवाज़ा खोलो, राजीव आया हूँ। मैंने कुंडा गिरा दिया। दुर्गा, उसे मेरा नाम भी बता दिया था। दरवाज़ा खुलते ही जो आदमी अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। इसका कद 6.5 फीट से भी कुछ निकलता था। आपनूसी रंगत। उसने धोती और कमीज़ पहन रखी थी जिसके बटन खुले हुए थे। उसका चौड़ा सीना रीछ की तरह स्याह बालों से भरा हुआ था। शेव तो शायद उसने कुछ देर पहले ही बनाया होगा और मूंछें रुखसारों तक फैली हुई थी जिससे उसका चेहरा खासा खौफनाक हो गया था। मोटी मोटी सुर्ख आंखें, एक कान में चूड़ी की तरह बड़ा सा बाला और सर पर ग्वालों की तरह कपड़ा लपेट रखा था। उसके एक हाथ में छोटी पीतल की डोली थी जिसमें दूध था और दूसरे हाथ में शॉपिंग बैग था जिसमें गालिबन नाश्ते का सामान था। नमस्कार महावीर जी। उसने दोनों हाथ किसी कदर ऊपर उठाते हुए कहा। आधा घंटा पहले मुझे दुर्गा देवी ने बताया था कि मेहमान आए हैं, उनके खान पीन का बंदोबस्त करूं। ढाबे पर देर हो गई। अच्छा ठीक है, पहले हमारे लिए चाय बनाओ, फिर नाश्ता तैयार करना। मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। वो अंदर दाखिल हुआ तो मैं भी उसके पीछे चला गया। उसने सीता का नाम लेकर प्रणाम किया तो मैं चौंक पड़ा। इसका मतलब था कि वो सीता को जानता था। सीता के मुंह से भी गहरा सांस निकल गया। कैसी हो सीता जी? राजीव बोला। बहुत अरसे से दर्शन नहीं दिया हो। पढ़ाई कैसी जा रही है? बस ठीक ही जा रही है, सीता ने जवाब दिया। तुम्हें दुर्गा ने यहाँ भेजा है ना, और उसने तुम्हें कुछ समझाया भी होगा। तुम चिंता मत करो सीता जी, राजीव जल्दी से बोला। हमने सीता देवी के बारे में कुछ नहीं सुना और ना ही उन्हें देखा है। ठीक है, अब जाओ, पहले हमारे लिए चाय बनाओ, सीता ने कहा। राजीव किचन वाली रहदरी में चला गया और मैं सीता वाली सोफे पर बैठ गया। ये क्या चीज़ है? मैंने किचन की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये बड़ी कुत्ती शय है, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। बचपन से हमारे घर में पला है। पिताजी ने दुर्गा को ये हवेली लेकर दी तो इसे भी साथ भेज दिया। कुत्ते की तरह वफादार है।
जान दे देगा पर मालिक पर आंच नहीं आने देगा। कल मैंने इसे हवेली में नहीं देखा तो यही समझी थी कि शायद दुर्गा ने इसे वापस भेज दिया है। अगर तुम्हारे पिता से उसका सामना होगा तो तुम्हारे बारे में बता तो नहीं देगा? मैंने पूछा। नहीं, सीता बोली, दुर्गा ने उसे समझा कर ही यहाँ भेजा होगा और फिर मुझे हवेली की बजाय यहाँ देखकर भी बहुत कुछ समझ गया होगा। ये मकान, मैंने कहते हुए इधर उधर देखा। मैंने सुना था कि महल्लात और हवेलियों में ज़ेरे ज़मीन सुरंगें और खुफिया रास्ते होते हैं। आज पहली मर्तबा देखा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ज़रा सुकून होने दो, मैं तुम्हें यहाँ के तारीखी महल्लात और हवेलियों में खुफिया रास्ते और सुरंगें दिखाऊंगी। उन्हें देखकर तुम इत्मीनान से हैरान होते रहना। फिलहाल तो मैं हैरान हो रही हूँ, सीता ने कहा। इस बात पर हैरत है तुम्हें? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। इस मकान पर? सीता बोली, मैं दुर्गा की हवेली में कई बार आई हूँ। हवेली में तहखानों के बारे में तो मैं जानती हूँ, लेकिन बाथरूम से खुफिया रास्ता और ये मकान, मुझे इसका इल्म नहीं था। फिर तो वाकई हैरत है। मैंने कहा, तुम्हारे बाप की हवेली और तुम्हें इस खुफिया रास्ते का इल्म नहीं? ये हिंदुस्तान है माय डियर, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये खित्ता तो राजों महाराजाओं का है, जहाँ गद्दी के लिए अपने मुखालिफिन को मौत के घाट उतार देना बहुत मामूली सी बात समझी जाती है। इक़्तिदार बहुत बुरी चीज़ है। तुम हिंदुस्तान की तारीख का मुतालिया करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ तख्त व ताज और गद्दी के लिए बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को मौत के घाट उतारने में भी कभी आर महसूस नहीं किया। हिंदुस्तान की तारीख में तो महल्लाती साजिशें बहुत मशहूर हैं। बरसर इक़्तिदार शहनशाह या राजा को अपनी औलाद पर भी भरोसा नहीं होता था। औलाद ख़ुसूसन बेटा पैदा होते ही वो अपने बचाव और फरार के रास्ते भी तैयार कर लेते थे। किसी राजा के महल के खुफिया खानों और सुरंगों का इल्म इसकी औलाद को भी नहीं होता था, और मुसीबत के वक्त राजा अपनी जान बचाने के लिए वही खुफिया रास्ते इस्तेमाल करता था। तो गोया तुम्हारे बाप को भी अपनी औलाद पर भरोसा नहीं था? मैंने कहा, मेरे बाप का कोई बेटा नहीं था जिससे इसे कोई खतरा महसूस होता, सीता ने जवाब दिया। हम सिर्फ दो बहनें हैं। मेरी दीदी शादी करके अमेरिका जा चुकी हैं और मैं तो वैसे ही बेज़रत सी लड़की हूँ, अपने बाप की बहुत लाडली। मुझसे उसे क्या खतरा होगा जो वो ऐसी बातें मुझसे छुपाने की कोशिश करेगा। और वैसे भी हम दोनों बहनों की पैदाइश से पहले ही राजा जी का राज सिंहासन छिन गया था और ये हवेली। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, हवेली तो उन्होंने बनी बनाई खरीदी थी जो बाद में दुर्गा को दे दी थी। अगर उन्हें इस खुफिया रास्ते का पता भी था तो हमें कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन हो सकता है दुर्गा को इसका इल्म हो और उसने तुम लोगों को कभी न बताया। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, वो तुम्हारे बाप की रखेल है। करोड़ों रुपए मालियत की हवेली उसने दुर्गा को बख्शिश दी है। दुर्गा को यकीनन तुम्हारी माँ की तरफ से कोई ख़तरा होगा, इसलिए तो इसने किसी हंगामी सूरत हाल में अपने बचाव का ये रास्ता छुपा कर रखा था। बहुत ज़हीन आदमी हो, सीता मुस्कुराई। तुम्हारे दिल में ऐसी बहुत सी बातें आ सकती हैं और आनी भी चाहिए, लेकिन दुर्गा को मेरी माँ से कोई ख़तरा नहीं है। इब्तदाई चंद वर्षों में माँ जी उससे कुछ नाराज़ रही थी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उसके दिल से मैल निकल गई और उन्होंने दुर्गा से मिलना भी शुरू कर दिया। माता जी को इस बात का अफसोस नहीं था कि पिताजी ने ये हवेली दुर्गा के नाम ट्रांसफ़र क्यों कराई है, और एक मौके पर तो दुर्गा ने हवेली के कागजात माता जी के चरणों में रख दिए थे और हवेली से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, मगर माता जी ने ना तो कागजात लिए और ना ही हवेली पर हक जताया। उनके पास क्या कमी है? हाँ, मैंने गहरा सांस लिया, लेकिन दुर्गा ने ये राज अब तक क्यों छुपाए रखा? हो सकता है इसे कभी बात करने का मौका ही ना मिला हो, सीता ने जवाब दिया। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर उसके दिल में कोई खोट होता तो आज भी हमें इस राज से आगाह न करती, बल्कि पिताजी की नज़रों से बचाने के लिए हमें किसी और तरीके से हवेली से निकालने की कोशिश करती। हमारी बातें जारी थी कि राजीव चाय बना कर ले आ गया। उसने हम तीनों के सामने एक कप रख दिया और सामने ही फर्श पर आलती पालती मार कर बैठ गया। कल्पना इतनी देर तक डरी सहमी बैठी रही थी, लेकिन अब एक बार फिर उसका खौफ बतदरीज कम होने लगा। राजीव सीता से बातें कर रहा था और वो दिलचस्पी से बातें सुन रही थी। राजीव, सीता ने चाय का घूंट भरने के बाद राजीव की बरहना तौन की तरफ इशारा किया। सबसे पहले तुम जाकर कोई कुर्ता पहनो और इस तौन को छुपाओ जिसे देखकर डर लग रहा है। लो सुन लो सीता जी की बातें, राजीव ने हंसकर कहा। सीता जी, सारा जीवन तो तुमने राजीव की इस तौन पर खेलते हुए बिताया है, अब डर लगने लगा तेरे को? मेरे मुंह में चाय भरी हुई थी। राजीव की इस बात पर मैं अपनी हंसी जब्त नहीं कर सका और मुंह में भरी हुई चाय का फुहारा छूट पड़ा और सामने बैठा हुआ राजीव ही इसकी जद में आ गया। सीता और कल्पना भी कहके लगाने लगी। राजीव ने मासूमियत से जो बात कह दी थी वो इसका मफहूम नहीं जानता था। वो सर से कपड़ा उतार कर अपने चेहरा पहुँचने लगा जहाँ मेरे मुँह की चाय गिरी थी। सीता बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पा सकी। राजीव होंकों की तरह हमारा मुँह तक रहा था। उसकी समझ में नहीं आ सका कि उसने क्या गलत बात कह दी थी। क्या हुआ आप लोगों को? वो बारी बारी हमें घूरते हुए बोला। क्या कह दिया हमने? तुम ये कहना चाहते थे कि मैं बचपन में तुम्हारी गोद में खेली हूँ, सीता ने कहा।
हाँ, हम तो यही कहा था, राजीव बोला, मगर तुमने तो ये कह दिया कि अपना जीवन तुम्हारी तोंद पर खेलते हुए बिताया है। भाई इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं जवान होने के बाद भी राम 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 राम। राजीव कानों को हाथ लगाता हुआ उठ खड़ा हुआ। ये क्या कह रही हो सीता जी, तुम तो हमारी बिटिया हो। अच्छा हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं। वो किचन की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद भी हम देर तक हंसते रहे। चाय पीने के बाद हमने एक बार फिर तीनों बेडरूम्स में झांका। तीनों के साथ अटैच बाथ थे। हम एक एक कमरे में घुस गए। तकरीबन 9 बजे हमने नाश्ता किया। इसकी थोड़ी देर बाद राजीव सौदा लेने के लिए बाजार जाने लगा तो सीता ने उसे मुर्गी का गोश्त लाने को भी कह दिया। हिंदुओं ने अगरचे गाय का गोश्त अपने ऊपर हराम कर रखा था, लेकिन बेशतर लोग बकरे या मुर्गी वगैरह का गोश्त भी नहीं खाते थे। हम लोगों ने वही कपड़े पहने हुए थे जो कल रात हमारे जिस्मों पर थे। सीता ने शब ख्वाबी का लिबास पहन रखा था। सुबह इस कदर अफरा तफरी में वहाँ से भागे थे कि कपड़े बदलने का मौका भी नहीं मिला था। 11 बजे के करीब राजीव वापस आ गया। वो कुछ फल भी ले आया था। उसने फल धोकर प्लेट में हमारे सामने रख दिए और खुद किचन में जाकर अपना काम करने में मसरूफ हो गया। हम फल खाते हुए खुशगपियों में मसरूफ थे कि एक अंदरूनी राहदरी से दुर्गा को बरामद होते देखकर हम सभी चौंक गए। मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा कि अचानक दुर्गा कहाँ से आ गई, लेकिन फिर मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मुझे वो खुफिया रास्ता याद आ गया। दुर्गा के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो सीता के करीब बैठ गई। तुम तीनों से सॉरी भाई, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। तुम लोगों को अचानक ही वहां से निकालना पड़ा। अगर चंद मिनट की ताखीर हो जाती तो मामला गड़बड़ हो जाता। और हाँ, नाश्ता किया या नहीं? नाश्ता कर लिया और अब तो दोपहर के खाने का इंतजार हो रहा है, मैंने कहा। डैडी गए? सीता ने पूछा। हाँ, तकरीबन आधा घंटा पहले गए हैं, दुर्गा ने जवाब दिया। वो रात एक बार जयपुर से रवाना हुए थे। नाश्ता उन्होंने यहाँ पर ही किया था। ये तो गनीमत है कि उनके आने की इतला 2-3 मिनट पहले मिल गई थी। चंद लम्हों को दुर्गा खामोश हुई, फिर बोली। दरअसल हुआ यूं कि उनके गार्ड की आगे आने वाली गाड़ी हवेली के दरवाजे पर पहुंच गई थी और एक गार्ड ने दरवाज़ा खुलवाने के लिए कॉल बेल बजा दी थी। और ये भी अच्छा हुआ कि तुम्हारे पिताजी की गाड़ी गली के मोड़ पर दूध वाली एक पिकअप से टकरा गई थी। उस बेचारे के दूध के सारे कैन उलट गए। मामले को सुलझाने में तुम्हारे पिताजी को चंद मिनट की देर हो गई। अगर हादसा न होता तो तुम लोगों को वहां से निकलने का मौका न मिलता। पिताजी कहाँ गए हैं? सीता ने एक और सवाल किया। पुलिस हेडक्वार्टर, दुर्गा ने जवाब दिया। पहले वो टेलीफोन पर मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करके इस सिलसिले में मालूमात हासिल करते रहे और फिर आधा घंटा पहले पुलिस हेडक्वार्टर गए हैं। वापस आएंगे या? सीता ने सवाल अधूरा छोड़ दिया। आज की रात वो जैसलमेर में ही रहेंगे, दुर्गा ने जवाब दिया। ये नहीं बताया कि रात को यहाँ रहेंगे या किसी दोस्त के यहाँ ठहरेंगे, लेकिन बहरहाल तुम लोगों को आज की रात इसी मकान में गुजारनी पड़ेगी। सीता अपने बाप के बारे में कुछ और बातें पूछते रही, फिर बोली। एक बात और दुर्गा देवी। उसने नजरें दुर्गा के चेहरे पर जमा ली। ये इस मकान क्या क्या चक्कर है और खुफिया रास्ता? पहले तो तुमने कभी इसका जिक्र नहीं किया। तुम कितने अरसे बाद यहाँ आई हो? दुर्गा ने सवाल किया। तकरीबन 2 साल बाद, सीता ने जवाब दिया। 2 साल पहले जब आखिरी मरतबा तुम यहाँ आई थी तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, दुर्गा ने जवाब दिया। क्या मतलब? सीता ने घूरा। तकरीबन 1.5 साल पहले राजीव ने मुझे बताया कि ये मकान बिक रहा है। कीमत अगरचे ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास रकम मौजूद थी, मैंने ख़रीद लिया। राजीव इस गली में रहता है। इसने साथ वाला मकान किराए पर ले रखा है। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं। कुछ नहीं, लेकिन वो तो तुम्हारा खिदमतगार है। उसने अलग मकान क्यों लिया? सीता ने पूछा। उसने शादी कर ली है, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये इन दिनों की बात है जब 2 साल पहले तुम आखिरी मरतबा यहाँ से होकर गई थी। तुम्हारे जाने के चंद रोज बाद ही उसने शादी कर ली थी। अच्छा ये बात है, अभी उसकी गर्दन नापती हूँ। इसने ये बात अभी तक मुझसे छुपाई रखी, लेकिन पहले इस मकान के बारे में बताओ, सीता बोली। मेरा ख्याल था कि बीच की दीवारें भी तोड़वा कर मैं इस मकान को हवेली में शामिल कर लूँगी, लेकिन फिर अचानक ही एक और ख्याल आया और मैंने इसमें वो खुफिया रास्ता बनवा लिया। इसके लिए मैंने कारीगर जोधपुर से मंगवाए थे और लाखों रुपए खर्च हुए थे। राजीव के अलावा किसी और को इस मकान और इस खुफिया रास्ते का पता नहीं है। इसका मतलब है तुम पिताजी से डरने लगी हो? सीता ने इसे घूरा। तुम्हारे पिताजी से क्यों डरने लगी? दुर्गा ने कहा। खौफ तो मुझे अपनों से आने लगा है जिन्हें कई साल बाद इज्जत का ख्याल आया है। मैं समझी नहीं, सीता ने इसे घूरा। जब तुम्हारे पिताजी से मुलाकात हुई थी तो मेरी मंगनी हो चुकी थी, दुर्गा कहने लगी। है तो वो हमारे खानदान का, लेकिन इस वक्त वो एक छोटा आदमी था। उसके माँ बाप की माली हालत भी कमज़ोर थी। वो समझता था कि मैंने दौलत के लालच में महाराज को अपने हुस्न के जाल में फंसाया है। वो हर कीमत पर मुझे हासिल करना चाहता था, मगर एक तो वो महाराज से डरता था और फिर एहसास कमतरी में भी मुब्तला था। उसका ख्याल था कि उसके पास बहुत सी दौलत होगी तो मैं तुम्हारे पिताजी को छोड़कर उसके पास चली आऊँगी
उसने दिन रात मेहनत की, कुछ फ्रॉड भी किए और आज उसके पास दौलत की रेल पेल है। तकरीबन 2 ही साल पहले वो जैसलमेर मुंतकिल हो गया था। उसने मेन बाजार के हक़ में एक छोटी सी हवेली भी खरीद ली। 1-2 मरतबा उसने दबे लफ्ज़ों में अपने मन की बात कहने की कोशिश की, मगर मेरी तरफ से कोरा जवाब सुनकर धमकियों पर उतर आया। ओ सीता बोली, तुमने पिताजी को बताया? मैं तुम्हारे पिताजी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, दुर्गा ने जवाब दिया। इन दिनों ये मकान खरीद चुकी थी और अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि कैलाश जैसे आदमी का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कि इसी रात वो गुंडों को लेकर हवेली पर चढ़ आए। इसलिए मैंने बड़ी राजदारी से इस मकान और हवेली के दरमियान ये खुफिया रास्ता बनवा लिया और आज पहली बार सही मानों में ये रास्ता इस्तेमाल हुआ है। और कैलाश मेरा मतलब है तुम्हारा मंगेतर? सीता ने पूछा। वो यही है जैसलमेर में, दुर्गा ने बताया। कभी कभी किसी जगह सामना हो जाता है, धमकियां तो हर बार देता है मगर आज तक किसी धमकी पर अमल नहीं कर सका। जरा हालात पुरसुकून हो लेने दो, उससे भी निमट लेंगे, सीता ने कहा। दुर्गा इसे घूर कर रह गई मगर बोली कुछ नहीं। दुर्गा ने दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाया, इसके बाद भी वो हमारे पास बैठी रही। तुम यहाँ बैठी हो, ऐसा ना हो कि पिताजी वापस आए तो गेट की घंटियां बजा बजा कर परेशान हो जाएं, सीता ने कहा। मैंने तमाम बंदोबस्त कर रखे हैं, दुर्गा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं हवेली में एक ऐसा स्विच ऑन कराई हूँ कि हवेली के गेट पर कॉल बेल का बटन दबाया जाए तो यहाँ भी घंटी बज उठेगी। इसने अंदरूनी रहदरी वाले दरवाजे के ऊपर लगी हुई घंटी की तरफ इशारा किया, जिसके साथ ही एक सुर्ख बल्ब भी लगा हुआ था। और फिर शाम 7 बजे हम आंगन में बैठे चाय पी रहे थे तो वो घंटी बज उठी, साथ ही बल्ब रोशन हो गया और उसकी सुर्ख रोशनी यहाँ से भी दिखाई दे रही थी। दुर्गा चाय का कप मेज पर रखकर अंदर की तरफ लपकी। मैं और सीता भी उसके साथ ही आए थे। इस कमरे में पहुंचकर दुर्गा ने स्विच बोर्ड पर एक स्विच ऑन कर दिया और इसके साथ वाला स्विच ऑफ कर दिया। सामने वाली दीवार शेक हो गई। दुर्गा हमारी तरफ हाथ हिलाती हुई इसमें दाखिल हो गई और चंद सेकंड्स बाद ही वो खुफिया रास्ता बंद हो गया। हमें दोनों तरफ से इस खुफिया रास्ते के मैकेनिज्म का पता चल गया था। हम दोबारा आंगन में आ गए और चाय पीने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बजी। सीता ने दौड़ कर रिसीवर उठा लिया। वो दुर्गा ही की कॉल थी। सीता तकरीबन 2 मिनट तक बात करती रही, फिर रिसीवर रख दिया और मेरे सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई। दुर्गा बता रही थी कि पिताजी बहुत गुस्से में हैं। वो आज रात ही किसी वक्त जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वो बाद में हमें तफसील से कुछ बताएगी। चाय की खाली कप अभी मेज पर पड़े हुए थे। राजीव किचन में रात के खाने की तैयारी कर रहा था। वो कप उठाने के लिए आया तो सीता को अचानक ही जैसे कोई बात याद आ गई। अरे राजीव, वो इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए बोली, सच बताओ तुम्हारी तोन पर कौन खेलता है? लाजवंती राजीव के मुंह से बेख्तियार निकला, फिर वो एकदम गड़बड़ा गया। वो जी बात यह है कि राजीव की सादगी पर हम बेख्तियार हंस पड़े। तुमने अपनी शादी की बात क्यों छुपाई? हमें बताया क्यों नहीं? सीता ने कहा। तुमने बताने का मौका ही कब दिया सीता देवी? राजीव ने कहा। वो सामने वाले घर में रहती है ना, सीता ने कहा। खाना तैयार हो जाए तो उसे लेकर आना, वो खाना हमारे साथ खाएगी। अच्छा बिटिया, ले आऊँगा इसे, पर मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, राजीव ने कहा। कोई बात नहीं, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुद ही बता दूंगी कि इससे पहले मैं तुम्हारी तौन पर खेला करती थी। सीता जी, राजीव चीख उठा, वो मुझे घर से निकाल देगी। डरते हुए से सीता ने इसे घूरा। वो मेरी जोरू है, वो रूठ गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। राजीव की आवाज़ रो देने वाली थी। अच्छा जाओ अपना काम करो, कुछ नहीं कहूँगी उससे, मैं तो मजाक कर रही थी, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मालूम था कि तुम मजाक कर रही हो, राजीव ने कहा और किचन की तरफ चला गया। हम देर तक उसकी सादगी पर बातें करते रहे। रात के खाने पर लाजवंती भी मौजूद थी। वो उम्र में राजीव से कम 15 साल छोटी थी, यही कोई 24-25 साल की थी। दान पान सी, पतले होंठ और तीखे नकूश, उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था। खाने के बाद भी वो काफ़ी देर तक हमारे पास रही। दुर्गा की तरफ से इतला हमें सुबह ही मिली थी, बल्कि सुबह 7 बजे वो खुद ही आई थी और हमें अपने साथ हवेली में ले गई थी और नाश्ता हमने वहीं किया। तुम्हारे पिताजी सुबह 4 बजे यहाँ से गए थे, 2-4 रोज बाद शायद फिर वापस आएंगे 1 दिन के लिए, दुर्गा ने सीता की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ हुआ क्या वो तो बताओ, सीता ने पूछा। उसकी तरह मैं भी सूरत हाल से वाकिफ होने के लिए बेचैन था। तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्से में थे, दुर्गा ने जवाब दिया। उन्होंने इस दुर्घटना की सारी जिम्मेदारी कैप्टन गोपाल पर ही डाल दी है। वो खुद भी अपनी जान से हाथ धो बैठा है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई और फिर सीता के बाप से हासिल होने वाली मालूमात से हमें आगाह करने लगी। उसके मुताबिक हवेली के मुलाजिम चतवंत सिंह ने महाराज धर्मेश सिंह यानी सीता के बाप को बता दिया था कि कैप्टन गोपाल दूसरे फौजी अफसरों के साथ अक्सर यहाँ आता था। वो औरतों को भी लेकर आते थे, बाज़ औक़ात 2-3 घंटे रहकर चले जाते थे और बाज़ औक़ात रात यहीं गुजारते थे। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब तो यहाँ खूब हड़बोंग होती थी। रात भर रंग रंग की महफिल जमती। कैप्टन गोपाल और इसके फौजी दोस्त भी नंगे होकर नाचते थे। ये हंगामा सुबह तक जारी रहता था और फिर वो लोग सारा दिन मरे हुए कुत्तों की तरह पड़े रहते थे।
तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।